तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वेबिनार में। कई सारे लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अपना कीमती वक्त निकाल के आप कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो हम अगला 1 घंटा जो भी मैं जानकारी आपसे शेयर करूंगा, आप कोशिश कीजिए कि जानकारी पूरे लेने की। और मैं जो बताना चाहता हूँ, जो आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो आप ठीक तरीके से ले लीजिए, ताकि आपने जो कीमती वक्त निकाला है उसका आपको कुछ फायदा हो। और हो सके तब तक अगर वेबिनार में पूरा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, अगर वो ज़रूरी ना हो, तो अपना पूरा ध्यान वेबिनार की ओर रखिए। हाँ, शुरू करने से पहले मैं शॉर्ट में मेरा परिचय दे देता हूँ, जो पहली बार है उन लोगों की जानकारी के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं मुंबई से हूँ और पिछले 27 सालों से ज़्यादा वक्त हो गया है मैं एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और अन्य अल्टरनेटिव थेरेपी का इस्तेमाल करके पेशेंट को ठीक करता हूँ। मेरा खुद का क्लिनिक है। और कई सारे लोग अल्टरनेटिव थेरेपी से ठीक हो चुके हैं। कई सारे लोगों को, जिन लोगों को डॉक्टर ने ऑपरेशन बताए थे, ऐसे लोगों को भी एक्यूपंक्चर से और बाकी के अल्टरनेटिव थेरेपी के उपचार से उनको फायदा पहुंचा है। और मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, जिसमें अलग अलग पद्धतियाँ होती है। एक्यूप्रेशर है, मैग्नेटोथेरेपी है, बेच फ्लावर थेरेपी, बायोकेमिक सॉल्ट थेरेपी, मुद्रा थेरेपी, मर्म चिकित्सा। तो ऐसे अलग अलग पद्धतियों को लोगों को सिखाने का मेरा जो मकसद है वो है, हर घर में से कम एक थेरेपिस्ट अगर बन जाए, या एटलीस्ट एक ऐसा इंसान जो कुछ थेरेपी जाने, भले एक ही थेरेपी जाने, लेकिन ऐसी जाने कि वो अपना खुद का इलाज और अपने घर के लोगों का इलाज भी कर सके, ताकि दवाइयों की जरूरत कम हो जाए, बीमारी को जल्दी से ठीक कर सके। क्योंकि दवाइयों की जो साइड इफेक्ट होती है वो लॉन्ग टर्म में दिखाई देने लगती है, कोई भी बीमारी के लिए जब हम बार बार दवाइयाँ लेते हैं। और फिर उसका नतीजा, वो बीमारी तो ठीक नहीं होती है, लेकिन लीवर, किडनी या अन्य कोई बीमारियां शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर लाइफ और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। तो हो सके उतना, अगर हम सेहत के मामले में आत्मनिर्भर बने, दवाइयों की जरूरत जितनी कम हो, और अपनी सेहत को हम बरकरार रख सके, इसी के प्रयास में मैं ये अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ, वेबिनार अरेंज करता हूँ और कुछ वर्कशॉप्स अरेंज करता हूँ, ताकि लोग उसका इलाज सीखे और अपनी पर्सनल जिंदगी में उसका इस्तेमाल करें, और अपने फैमिली मेंबर्स को मदद रूप हो सके। दर्द कम करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए, दवाइयाँ कम करने के लिए, और दवाइयों की साइड इफेक्ट से बचने के लिए। तो उसी के चलते आज का जो हमारा वेबिनार है वो उसी से संबंधित है। क्योंकि कई सारे लोगों को घुटने की शिकायत होती है, वैसे भी हमारे यहाँ पे एक्यूपंक्चर क्लिनिक में ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो दर्द से संबंधित पेशेंट आते हैं, जिसमें गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, कंधे का दर्द, कोहनी का दर्द, साइटिका पेन, पैरों में झुंझुनाहट, हाथों में झुंझुनाहट, सर दर्द, माइग्रेन, ऐसी दर्द वाली तकलीफों के लिए लोग ज्यादातर ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। क्योंकि वो कई सारे डॉक्टर के पास जा चुके होते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक लेने के बावजूद जब फर्क नहीं होता है, और डॉक्टर कहते हैं कि अभी आपका या तो जिंदगी भर ये दर्द वैसा ही रहेगा, आपको उसके साथ में जीना होगा, या फिर कुछ बीमारियां जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह पॉसिबल है, वहां पे ऑपरेशन देने की सलाह दी जाती है, लेकिन उसमें भी कोई खातरी परवक इलाज नहीं होता है। वो एक चांस लेना होता है कि अगर आपको फायदा हो गया तो अच्छा है, वरना आपको हमेशा के लिए दर्द के साथ जीना होगा, उसके साथ में जीना आपको सीखना होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखा जाए तो जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन खत्म होती है, वहां से अल्टरनेटिव थेरेपी शुरू होती है। इसके लिए कई सारी ऐसी बीमारियां जिसमें एलोपैथी में इलाज नहीं होता है, लेकिन एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, इन पद्धतियों का इलाज करके कई सारे चैलेंजिंग केसेस जो होते हैं वो ठीक होते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड प्रमाण है, ऐसी बात नहीं है कि ये केवल मेरे क्लिनिक में है, या मैं कुछ बड़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे किस्से मौजूद है
जहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया हो कि इलाज नहीं होगा, लेकिन उनको काफी अच्छा से फायदा होता है। तो इसी के प्रयास से आज हमारा जो टॉपिक है वो घुटने से संबंधित है, क्योंकि घुटने का दर्द ये बहुत ही कॉमन है। डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं उम्र के हिसाब से, तो कम ज्यादा ये तकलीफ कई सारे लोगों को सताती है। और इसका कोई प्रॉपर इलाज उनको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से डॉक्टर रिप्लेसमेंट करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब भी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन नहीं होते थे उस तभी भी लोगों को घुटने का दर्द होता था। लेकिन वो इतना प्रमाण में बढ़ता नहीं था कि ऑपरेशन की नौबत आए। दूसरी बात, बिना ऑपरेशन के भी उनको इलाज मिल जाता था। तो अब ये क्यों नहीं कर सकते, बस इसी के जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अगर अपना इलाज खुद कर सके ताकि हमें ऑपरेशन तक की नौबत ना आए। तो आप लोग सब तैयार है जानने के लिए? अगर रेडी है तो आर लिखिए चैट बॉक्स में। अगर आप जानने के लिए तैयार है तो आर लिखिए। ओके। यस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। राइट। अभी आप लोगों में से कितने लोगों को घुटने का दर्द है और कब से है? आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। आपको अगर महीनों से है तो आप महीना लिख सकते हैं, 2 4 6 8 महीने जब से आपको तकलीफ है। अगर साल में है तो 1 2 5 साल जो भी है। कितने लोग घुटने के दर्द से परेशान हैं? अभी जो लोग भी मौजूद हैं उसमें से कितने लोगों को, जरूरी नहीं कि आपको हो, आपके फैमिली मेंबर को हो तो भी लिखिएगा। फैमिली मेंबर को हो तो एफएम लिखिए और साथ में महीने या साल लिखिए। ओके। 7 इयर्स से है वीरेंद्र जी को। दीपक जी को 2 साल से है। सागर जी को 2 महीने से है। हस्बैंड को 6 महीने से है कांचन जी के। ओके। एक्सर्शन से एग्रेवेट होता है रीना जी का। Okay. यानी 2 महीने से 7 साल तक से लोग परेशान हैं। ठीक है, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि घुटने का दर्द क्यों होता है, किस तरीके से ठीक हो सकता है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम आज देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम जानकारी लेने के लिए। आप अपना माइक म्यूट पे रखिएगा ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो, कि गिरीश जी को 6 महीने से है। और बीच बीच में मैं कुछ सवाल पूछते रहूंगा तो आप उसके जवाब देते रहिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। શું થઈ ગયું વળી પાછું? आज का टॉपिक है हमारा नी रिवाइवल, नी केयर हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके। 6 महीने से है, घुटने में आवाज आती है, खट खट आवाज होती है। राइट। कई सारे लोगों को ये तकलीफ होती है। जब भी घुटने में दर्द होता है तो दर्द के साथ साथ में खट खट आवाज भी आती है। आज का हमारा टॉपिक है घुटने का दर्द और उसका होलिस्टिक हीलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। किस तरीके की नेचुरल मेथड्स का इस्तेमाल करके हम हमारे घुटनों की मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसकी हिलचाल करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और दर्द कम कर सकते हैं। इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेने वाले हैं।
कई सारे लोगों को घुटने का दर्द होता है। कई बार ये ओकेशनली होता है, कभी कभार होता है। खास करके जब भी हम ज्यादा चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, जैसे कोई मंदिर में गए, यात्रा में गए, पहाड़ पे चलना हुआ, या मंदिर की सीढ़ियों में चढ़ना हुआ, तो ज्यादा पुल चढ़ना उतरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ज्यादा चलना, तो उसके बाद में कई बार दर्द होता है। लेकिन वो दर्द बाद में चला भी जाता है, तो वो ओकेशनली होते रहता है। अगर वो दर्द बहुत ज्यादा चलने के बाद होता है और 2-4 दिन रहता है, बाद में चला जाता है, तो नेचुरल है, क्योंकि अगर हमें चलने की उतनी आदत नहीं है या उतनी सीढ़ी चढ़ने उतरने की आदत नहीं है और ओकेशनली करते हैं, तो उसकी वजह से दर्द होता है। लेकिन एवरी टाइम अगर दर्द होता हो, हर बार हम लोग 2-4 सीढ़ी चढ़े और हमें दर्द हो जाए, या थोड़ा चलना पड़े और दर्द हो जाए, तो ये बताता है कि हमारा घुटना कमजोर है। क्योंकि लोग तो रोज कितना ही चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, लेकिन सारे लोगों को ये तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उनके जॉइंट्स मजबूत हैं, हड्डियां मजबूत हैं, मसल्स मजबूत है, जॉइंट में लुब्रिकेशन है। तो नॉर्मल अगर वे देखा जाए तो चलने फिरने में रेगुलर भी अगर हम चलते हैं, उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा चलना हो गया तो तकलीफ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओवर एक्सर्शन से कभी भी पेन हो सकता है, वो कोई भी केस में लागू हो सकता है। जैसे अगर आप रेगुलरली 1 या 2 किलोमीटर ही चलते हो और एक दिन अचानक से आप 5-10 किलोमीटर चलोगे, तो उसका 1-2 दिन आपको दर्द का एहसास होगा, लेकिन वो 2-3 दिन होकर के बाद में चला जाएगा। तो वो ठीक है, जब ये एक्सर्शन करते हैं तभी दर्द हो। लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली दर्द होता है, तो फिर हमारा ध्यान वहां पे जाना जरूरी है। हमारा अ, जो इलाज करने का तरीका है वो उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है, चला जाता है दर्द तो उसका मतलब कोई बात नहीं है, जब भी होगा तभी देखा जाएगा, हम उसको इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही फिर बाद में दर्द बढ़ते जाता है, तभी फिर बाद में हमारी हिलचाल बंद हो जाती है, कम हो जाती है, कहीं पे आना जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार एक्टिविटी नहीं करने के बावजूद भी दर्द होता है, घर में रहने से भी दर्द होते रहता है। तो ये हमारी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, हमें कहीं पे जाना आना हो तो वो हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारी जो रेगुलर लाइफ है वो लिमिटेड हो जाती है। तो जिन लोगों को भी कभी कभार दर्द होता हो, तो उन लोगों को भी ये एडवाइस है कि आप उसको नजरअंदाज मत करें, ये बॉडी का सिग्नल है कि आपका वो जॉइंट कमजोर है। आप अभी से अगर ध्यान देंगे तो नी रिप्लेसमेंट तक की नौबत नहीं आएगी। और नी रिप्लेसमेंट भी जो होता है, वो उसकी लाइफ केवल 10 साल होती है, 10 साल के बाद में वो जॉइंट वीक हो जाता है, तो फिर बाद में 10 साल के बाद हम क्या फिर से वो नी रिप्लेस करेंगे क्या? तो ऑपरेशन करना ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर सही मायने में आप अगर ठीक तरीके से इलाज करते हैं तो ऑपरेशन तक की नौबत ही नहीं आएगी। तो उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि घुटने दर्द की वजह से उनकी लाइफ लिमिटेड हो गई है? जैसे अगर कहीं पे जाना हो तो हम अवॉइड करते हैं, अगर सपोज कहीं शादी ब्याह में जाना हो हमें, कोई हमारे फैमिली फंक्शन हो, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता हो, लेकिन हमारा घुटने दर्द की वजह से या हमारे कोई दर्द की वजह से हमें वो अवॉइड करना पड़ता है कि नहीं, वहां पे जाएंगे और दर्द बढ़ गया तो, या ट्रैवलिंग की वजह से दर्द बढ़ गया तो फिर हम वैसे भी वहां का जो माहौल है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा ध्यान तो दर्द की ओर ही रहेगा, तो हम अवॉइड करना चाहते हैं। कहीं पे भी गैदरिंग हो, शादी का फंक्शन या कोई ऐसा फंक्शन हो, कहीं पे लोग मिलने वाले हैं, लेकिन हम उसको टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पे उतना स्टेमिना नहीं होता है। राइट। ओके। मीना जी को ये तकलीफ है। राइट। तो ये धीरे धीरे हमारी सोशल लाइफ को डिस्कनेक्ट करते जाता है, घुटने का दर्द। हम चार दीवारों के अंदर रह जाते हैं, क्योंकि दर्द होता है तो हम कहीं पे भी जाना आना अवॉइड करते हैं। कई बार हमें साथ में कोई चाहिए होता है सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमें अगर चलना हो तो भी हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने के लिए भी हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो उसकी वजह से हम कहीं पे आना जाना अवॉइड करते हैं। इनफेक्ट कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी हेल्थ इश्यू की वजह से डॉक्टर के पास भी जाना हो, तो भी बहुत सोचना पड़ता है कि वहां पे लाइन होगा, आधा एक घंटा बैठना पड़ेगा, हमें ट्रैवलिंग करना है तो ऑटो में बैठना पड़ेगा या व्हीकल में जाना पड़ेगा, तो वो घुटने का इस्तेमाल होगा, तो वो
ऑटो में बैठना भी मुश्किल हो जाता है, कैब में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। कहीं पे ट्रेन का ट्रैवलिंग करना पड़ता हो तो वो भी मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रेन लिमिटेड वक्त के लिए रुकती है। लोग भीड़ में इतना जल्दी करते हैं कि हमें अगर धक्का लग गया और अपना बैलेंस नहीं संभाल पाए और गिर गए तो ये सारे शिकायतें होती है, जिसका इम्पैक्ट हमारी सोशल लाइफ के ऊपर होता है, पर्सनल लाइफ के ऊपर होता है। तो हम कई सारी चीजें उसकी वजह से खो देते हैं। कई बार लोग फंक्शन में एंजॉय कर रहे हैं लेकिन हमें चेयर पे बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा देर खड़े रहने से या ज्यादा एक्टिविटी करने से हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। तो हम वो चीजें का आनंद नहीं उठा पाते। तो जो चीजें हमें करने में अच्छी लगती है, जैसे अभी नवरात्र आ रही है तो नवरात्र में कई सारे लोगों को गरबा खेलने का शौक होता है, डांडिया खेलने का शौक होता है। तो वहां पे गरबा खेलने के लिए उतनी भीड़ में एक तो मुश्किल होता है, दूसरी बात खेलने के लिए आपका फिजिकल स्टेमिना अच्छा होना जरूरी है, थोड़ा बहुत आपकी मूवमेंट अच्छी होनी जरूरी है। लेकिन अगर वो चीज अगर नहीं हो सकती तो वो हम अगर घर में भी अगर गरबा खेलना हो तो भी मुश्किल हो जाता है। तो शादी ब्याह में नाच गाने की तो बातें नहीं होती है। तो ये सारा हमारा रोज की जिंदगी को असर देता है। आप में से कितने लोग मेरी ये बात से सहमत हैं? खास करके जिन लोगों को रेगुलर नी पेन है, किसी को 6-7 साल से है, किसी को 6 महीने से है। 6 महीने वाले भी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार आपको कुछ चीजें फोर्सफुली करनी पड़ती है, जैसे अगर आपको घर का काम करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, कहीं पे आना जाना पड़ता है चीजें लाने को वगैरह। तो आप ये कोशिश करते हैं कि पूरे हफ्ते भर का मैं एक ही बार में शॉपिंग कर लूं ताकि मुझे रोज रोज जाना ना पड़े। इवन हमारी इच्छा होती है कि रोज जाकर के हम मंदिर में जाए, दर्शन करें, लेकिन हमारा पैर साथ नहीं देता है, घुटने में दर्द होता है, तो उसकी वजह से हम रोज नहीं जा सकते मंदिर में या कोई सत्संग में या कोई स्पिरिचुअल कोर्स में। और जिसकी वजह से भी हमें तकलीफ होती है या दिल को चुभन होती है। इवन आपको घर में बैठ के भी अगर भगवान का नाम लेना हो तो पाल्टी डाल करके आप नहीं बैठ सकते, ज्यादा देर तक आप चेयर पे पैर लटका के नहीं रख सकते, जिसकी वजह से आपको दर्द या सूजन का एहसास होता हो। तो ये आपकी रेगुलर लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वजह होती है जिसकी वजह से घुटने का दर्द होता है। घुटने के दर्द के जो कॉमन वजह है उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है आर्थराइटिस, यानी जोड़ों में सूजन आ जाना। हम लोग जिसको संधिवात कहते हैं या वात कहते हैं आम जबान में। तो जो एजिंग प्रोसेस है और ये दर्द जो होता है उसमें सूजन होता है, जिसकी वजह से घुटने का मूवमेंट लिमिटेड हो जाता है। और ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है और हमें पेन किलर गोली खाने की जरूरत पड़ जाती है। और ये दर्द ज्यादातर आपने देखा होगा तो ठंडी के मौसम में और बारिश के मौसम में बढ़ जाता है। जब भी बारिश होती है या ठंडा मौसम होता है तो घुटने का दर्द बढ़ जाता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, ये एजिंग प्रोसेस है जो नॉर्मली 40-45 साल के बाद में होता है। पहले ये एज 60+ थी। पहले 60 साल से ज्यादा के लोगों को ये तकलीफ हुआ करती थी। लेकिन आजकल जैसे फास्ट फूड का जमाना है तो सारी चीजें फास्ट होते जा रही है। तो बीमारियां भी अभी जल्दी जल्दी आने लगी है। यानी पहले जो 50-60 साल पे हार्ट अटैक आते थे, आजकल 30-40 साल में हार्ट अटैक आने लगे। पहले जो 60-65 साल पे डीजेनरेटिव चेंजेस होते थे, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को आर्थराइटिस, ये 60 साल के आसपास होने वाली बीमारियां होती थी, आजकल 40-45 साल में भी ये होने लगी। और खास करके फीमेल्स को मेनोपॉज के बाद में, पीरियड जब बंद हो जाते हैं उसके बाद में जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस की शिकायत शुरू हो जाना काफी कॉमन है। आर्थराइटिस के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन एजिंग प्रोसेस जो उम्र के हिसाब से होता है 40-45 साल के बाद में, डीजेनरेटिव चेंजेस यानी हमने 40-50 साल जो शरीर का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से उसमें थोड़ा दो घुटने के बीच में जो लुब्रिकेशन होता है, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कि तेल कम हो गया। तो दो जोड़ों में तेल कम हो जाता है, यानी दो घुटनों के बीच में लुब्रिकेशन कम हो जाता है। या फिर हड्डियां में कैल्शियम की कमी हो जाती है, या जो मसल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, या कार्टिलेज घिस जाता है। तो ऐसे अलग अलग वजह होती है जो उम्र के हिसाब से स्वाभाविक है, सभी लोगों में कम ज्यादा प्रमाण में होते हैं।
काम करने के तरीके और रहन सहन के हिसाब से किसी को जल्दी होती है, किसको लेट होती है, किसको ज्यादा, किसको कम। लेकिन ये कॉमन है, जो कि सभी लोगों में थोड़ा बहुत प्रभाव उसका महसूस होता है, लेकिन फीमेल्स में ये ज्यादा कॉमनली दिखाई देने लगता है, खास करके मेनोपॉज के बाद में। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा एक होता है रूमेटोड आर्थराइटिस। रूमेटोड आर्थराइटिस यानी आम वात जिसको कहते हैं, जिसमें दर्द के साथ में सूजन भी होता है, और उसमें केवल घुटने नहीं, उसमें बाकी के जॉइंट्स भी असर करते हैं। जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, जॉइंट्स काफी दर्द होते हैं, और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। और रूमेटोड आर्थराइटिस ये कम उम्र में होने वाली बीमारी है, यानी 25-30 साल में वो शुरू हो जाती है, जो आम वात बोलते हैं। तो हम आम वात की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉमन नहीं है, उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट विशिष्ट रूप से करनी पड़ती है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस ये कॉमन है, जो 40 साल के बाद में कई सारे लोगों को होती है। उसकी एक वजह घुटने का दर्द की और एक वजह है, वो है इंजुरीज, यानी कभी मार लगता है। कई सारे लोग कहते हैं कि हम लोग चलते चलते कई बार गिर गए होते हैं, लेकिन तभी हमें उतना कोई दर्द एहसास नहीं होता है, तो हम हमारे काम पे लग जाते हैं। जैसे घर में कई बार फिसल जाते हैं, पानी रखा हुआ है या साफ सफाई किया हुआ है, और अ, लादी जो है वो स्लिपरी है, तो कभी बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं, कभी सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त में एक आधा सीढ़ी हमारा स्किप हो जाता है। रास्ते में चलते वक्त में कई बार ठोकर लग जाती है, खड्डा आ जाता है या पत्थर आ जाते हैं और ठेस लग जाती है और हम गिर जाते हैं। बचपन में तो ये बहुत ही कॉमन है, बचपन में तो हम कई बार गिर चुके हैं। लेकिन कोई मेजर इंजरी हो, मेजर ट्रॉमा हो, तभी हमें पता नहीं चलता है, या 8-15 दिन में वो ठीक हो गया है तो हम भी वो चीज को भूल जाते हैं। लेकिन अगर पास्ट ऐसी कोई इंजरी है, तो वो हमें 10-20 साल के बाद में उसका असर महसूस देती करती है। यानी मार लगने की वजह से, और जो पैर पे मार लगता है वो पैर पे दर्द होना शुरू हो जाता है। आप देखोगे तो कोई भी इंसान को ज्यादातर घुटने का दर्द कभी भी शुरू होता है, तो नॉर्मली एक पैर में दर्द होता है। पहले एक घुटने में दर्द होता है, उसके बाद में फिर दूसरे घुटने में शुरू होता है। दोनों घुटनों में एक साथ में बहुत कम बार देखने को मिलता है, लेकिन शुरुआत किसी एक पैर में होती है। तो इंजुरी होने की वजह से या मार लगने की वजह से भी घुटने का दर्द शुरू हो सकता है। हमारे बैठने उठने का तरीका गलत हो, तो उसकी वजह से भी हो जाता है पुअर पोस्चर। यानी कई बार हम लोग खड़े रहने का अगर काम हो, तो हम लोग एक पैर के ऊपर ज्यादा वजन दे करके खड़े रहते हैं, हमें ध्यान में नहीं आता है। लेकिन हम एक पैर के ऊपर वजन देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई एक पैर के ऊपर दबाव ज्यादा आता है, और हमें दर्द शुरू हो जाता है। कई बार वो पैर में चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन हमारा काम करने का तरीका बराबर ना हो, बैठने का तरीका बराबर ना हो, तो उसकी वजह से भी दर्द शुरू हो जाता है। कई बार कमर के ऊपर दबाव आने की वजह से भी पैरों में दर्द होता है, घुटने में दर्द का एहसास होता है। तो पोस्चर भी काफी महत्वपूर्ण होता है, यानी आप सही तरीके से उठते बैठते हैं कि नहीं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ओवर यूज, यानी ओवर एक्सर्शन। जैसे कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि उन लोगों को बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ उतर बहुत ज्यादा चल करनी पड़ती है। जैसे पोस्टमैन होते हैं, तो पोस्टमैन को आजकल तो लेटर बॉक्स सोसाइटी में नीचे होते, तो वहां पे उसको डाल देना होता है लेटर। लेकिन पहले ऐसा होता था कि उसको घर घर पे जाके लेटर पहुंचाने पड़ते थे। आज भी कुरियर वालों को अगर आप देखेंगे, तो कुरियर वालों को सभी जगह पे जाना पड़ता है। तो वो ऐसा किसी का काम हो, कोई डिलीवरी बॉय हो, जिसको बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़े, ज्यादा चलना पड़े। कुछ सेल्समैन टाइप के लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग खाखरा या ऐसी चीजें बनाते हैं, बेचते हैं, जो घर घर डोर टू डोर सेल करते हैं। तो वो लोग भी बहुत ज्यादा चलना और सीढ़ी चढ़ना उतरना होता है। टेलर्स वगैरह होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनको घंटों भर खड़े रहना पड़ता है। तो जिनको घंटों भर खड़ा रहना है या घंटों भर बैठना है, अगर आप कंटिन्यूस बहुत ज्यादा बैठते भी हैं, तो भी आपको घुटने में दर्द हो जाता है। यानी हमारे कामकाज का तरीका, जैसे फीमेल्स को रेगुलरली किचन में काम करते हैं, तो उन लोगों को कई घंटों किचन में खड़े रह करके काम करना पड़ता है जब खाना वगैरह बनाते हैं। तो वो सुबह में 3-4 घंटे, शाम को 1-2 घंटे, ऐसे पूरे दिन भर में 4-6 घंटे उन लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। तो उनको भी ये तकलीफ होती है। यानी हमारे कामकाज का प्रकार क्या है,
उसके ऊपर ये दर्द निर्भर होता है। जो लोग रेगुलरली करते हैं, एक प्रमाण में करते हैं, उनको उतनी तकलीफ नहीं होती। अगर आप रोज 3 से 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो उतनी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर आपको 8 से 10 किलोमीटर रोज चलना पड़ता है, यानी आप शरीर की क्षमता से ज्यादा एग्जर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका काम का प्रकार ऐसा है जैसे मार्केटिंग जॉब हो, तो उनको बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है, क्योंकि सब जगह पे वो ट्रैवलिंग व्हीकल से नहीं कर सकते। और बीच बीच में कहीं पे भी पार्किंग का वगैरह इश्यूज होता है, कहीं पे व्हीकल पूरे सब जगह पे लास्ट एंड तक जाते नहीं है, कहीं पर व्हीकल्स आसानी से मिलते नहीं है, तो उन लोगों को ज्यादा चलना पड़ता है। तो जो लोगों को ज्यादा चलना या सीढ़ी चढ़ना उतरने का काम है, एक ही मूवमेंट ज्यादा करनी पड़ती है, उन लोगों को ये ज्यादा होता है। ओवर यूज कई बार रेगुलर होता है, कई बार ओकेशनली होता है। जैसे हम लोग रोज इतना चल नहीं रहे, लेकिन अगर हम जो कि बद्री केदारनाथ गए या अमरनाथ गए हैं, या कोई ऐसे पहाड़ पे या कोई पिकनिक पे, जैसे हिल स्टेशन होता है, तो हिल स्टेशन में व्हीकल कम मिलते हैं, हमें कई मीलों तक चलना पड़ता है। अगर आप मुंबई के नजदीक में हो तो आपको पता होगा, जैसे माथेरान या लोनावाला वगैरह जैसे प्लेस होते हैं, तो उसमें एक साइड से दूसरी साइड आप देखने को जाते हैं तो काफी चलना पड़ता है। जहाँ पे अब खास करके माथेरान जैसे एरिया में व्हीकल्स नहीं होते, तो आपको चलना पड़ता है। तो कभी आपको चलने की उतनी आदत नहीं है और आपने ज्यादा चले तो तकलीफ हो सकती है। आपको ज्यादा सीढ़ी चढ़ने उतरने की आदत नहीं है, लेकिन आप वैष्णो देवी गए या अमरनाथ गए जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ा, खड़ा रहना पड़ा, सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ा, तो दर्द हो जाता है। तो ओवर यूज ओकेशनली होता है तो भी दर्द होता है। और जिनका रेगुलर ओवर यूज है, उनका डी जनरेशन ज्यादा होता है। जो रेगुलरली 5 किलोमीटर चलना होता है, उसकी वजह 9-10 किलोमीटर चलते हैं, तो उन लोगों को उसकी तकलीफ ज्यादा मिल होती है। आप में से कोई को रिलेट कर सकते हैं अपना जो दर्द है वो, मैंने जो वजह बताई उसमें से कोई वजह आपको लागू होती है? अगर आपको वो लागू होती है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे ओवर एक्सर्शन, या तो फिर आपका इंजरी, वर्किंग या पोस्चर, ये जो कुछ भी अगर आपको उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि आपकी तकलीफ ये पॉसिबल है, ये वजह से हो सकती है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेन बात ही बता रहे हैं सर। जिनको भी ऐसा लगता है कि ये मेन चीज नहीं है तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जिनको जानकारी लेने की इच्छा है वही बने रहिए, क्योंकि बीमारी क्यों होती है ये जानना जरूरी होता है। अगर यही जानने में इच्छा नहीं है तो फिर आप अपना काम कर सकते हैं। ये कोई फोर्सफुल इनविटेशन नहीं है। जिनको इंटरेस्ट है जानकारी लेने में, वही केवल इंटरेस्टेड है तो ही आप अटेंड कीजिए। ओके, साइकिल एक्सीडेंट, राइट। मैंने बताया ना, इंजुरीज, यानी आपको साइकिल एक्सीडेंट की वजह से, या कई बार बाइक पर से, टू व्हीलर पर से गिर जाते हैं लोग, या तो फिर स्कूटर वगैरह कभी गिर जाता है, इसके स्कीट हो जाता है बारिश के मौसम में, या कहीं पर खड्डा वगैरह आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आता है, रास्ते खराब है, उसकी वजह से बाद में फिर तभी चोट लगती है। तभी चोट लगती है तभी उतना तकलीफ नहीं होता है, या कभी वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो बाद में परेशान करता है, या थोड़ी थोड़ी परेशानी हमेशा के लिए रह जाती है। तो इंजुरीज ये कॉमन है। रेगुलर भी कई बार हमें बार बार गिरने की वजह से कुछ लोगों के मसल्स वीक होते हैं, और जिसकी वजह से उनको बार बार चोट आती है, और बाद में फिर वो दर्द उनको शुरू हो जाता है। ओके, यस, ओवरवेट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जो मैं अभी बताने वाला हूँ। न्यूट्रिशनल डिफेक्ट और ओबेसिटी, ये भी एक वजह होती है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों के ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से पूरे शरीर का दबाव जो है वो घुटने के ऊपर आता है। तो जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसमें वो घुटनों को परेशानी होती है, और बाद में उसका असर होता है। और ऐसे केस में अगर आपको डॉक्टर ने अगर नी रिप्लेसमेंट भी बोला है और आपने कर भी दिया, लेकिन अगर आपने वजन कम नहीं किया तो आपका नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी भी फेल जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह ही आपका वजन है। और अगर नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद में भी अगर प्रॉपर वैसे फिजियोथेरेपी नहीं होती है, या तो
आप अगर एक्सरसाइज जो करनी चाहिए वो नहीं करते या वजन आपका कम नहीं होता है, तो मैंने कई सारे पेशेंट को देखा है कि जिन लोगों को ऑपरेशन के बाद में उनका पैर बेंड नहीं होता है, सीधा का सीधा ही रहना पड़ता है। यानी वो टॉयलेट में नहीं बैठ सकते, उन लोगों को जो चेयर होती है उसमें ही टॉयलेट का प्रोविजन करना पड़ता है, घुटना बेंड नहीं होता है। यानी जो लोग ऐसा समझते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करके हम लोग हमारे दर्द से छुटकारा पा लेंगे, या तो उसकी वजह से उसके बाद में हमारा तकलीफ निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कभी उसकी वजह से तकलीफ बढ़ भी सकती है, जो अदरवाइज आप थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं वो भी बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है। सारे लोगों में नहीं होता है, लेकिन अगर 2-5% भी अगर फेल्यूर रेट है, तो वो 2-5% में हमारा नंबर लगेगा कि नहीं, किसको पता है। जो अगर समझो 100 ऑपरेशन होते हैं जिसमें से 5 ऑपरेशन समझो फेल होते हैं, वो 5% में हम लोग है कि नहीं, ये किसको पता है। तो ये एक शक्यता है। तो ऑपरेशन ये सबसे आखिरी इलाज है, तो ऑपरेशन ये इलाज नहीं बोल सकते हैं। अगर कुछ नहीं काम करता है तो करना होता है, तो ऑपरेशन आप फर्स्ट प्रायोरिटी के बेस पे दिमाग में मत रखिएगा। ओके, फैमिली हिस्ट्री है ओबेसिटी की, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। आपको ओबेसिटी का भी साथ में साइमल्टेनियसली इलाज करना जरूरी है, उसके ऊपर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। सीढ़ी चढ़ने उतरने से दर्द होता है या कई बार होता है, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें एक ओबेसिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल लोगों की सीडेंट्री लाइफ बढ़ गई है, टेबल चेयर पे बैठने का काम ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हिलचाल कम है, एक्टिविटी कम है, और जिसकी वजह से वजन बढ़ने की संभावना बढ़ते जाती है। और हिलचाल कम होने की वजह से मसल्स की जो एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो मूवमेंट होनी चाहिए, वो नहीं होती है। आप बताइए कि जो लेबर वर्कर पत्थर का घमेला भर करके बिल्डिंग बनाते वक्त में कितने सीढ़ी चढ़ उतर रोज करते हैं, बाकी के काम के लिए भी कितनी बार वो लोग सीढ़ी चढ़ उतर करते हैं, उनको घुटना का दर्द नहीं हो रहा है। हम लोग कुर्सी टेबल पर बैठे हैं, हम लोग को दर्द हो रहा है। घर का या ऑफिस का काम करते हैं, उसमें दर्द हो रहा है। यानी हमें केवल दर्द कम करने का ख्याल नहीं करना है, दर्द क्यों होता है ये सोच के उसका इलाज ठीक से करना जरूरी होता है। जोड़ों में लुब्रिकेशन कम होता है या उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो वो जब तक आपका लुब्रिकेशन बनेगा नहीं या जोड़ों में स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं, क्योंकि बाकी के लोग इतनी बार सीढ़ी चढ़ उतर करते हैं उनको तकलीफ नहीं हो रही है, उसका मतलब उनके जोड़ मजबूत है, उनके मसल्स मजबूत है, उनका जॉइंट मजबूत है। तो अगर दर्द को कम करना है तो हमारे जॉइंट को भी मजबूती देनी होगी, तो ही आपका लॉन्ग टर्म क्योर होने वाला है। केवल दर्द को दबा दिया तो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट आप में से कितने लोगों को दर्द के लिए बार बार पेन किलर खाना पड़ता है, घुटने का दर्द ज्यादा होता हो तो उसके लिए पेन किलर की नौबत आ जाती है कि पेन किलर नहीं खाए तो अपना काम नहीं होता है या रूटीन लाइफ नहीं मेंटेन हो सकती है। अगर आप पेन किलर ले रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर डेली ले रहे हैं तो डेली के लिए डी लिखिए, ओकेशनली ले रहे हैं कभी कभार तकलीफ होती है तभी तो ओ लिखिए। कितने लोगों को पेन किलर खाने की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक महत्वपूर्ण वजह है, लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी केवल कैल्शियम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बोलने की वजह है हम ये कहेंगे कि न्यूट्रिशनल डिफेक्ट। ये केवल डेफिशिएंसी हो ऐसा जरूरी नहीं, कई बार कैल्शियम बराबर से होता है, हड्डियां मजबूत होती है लेकिन फिर भी दर्द होता है। आप में से कितने लोगों को ठंडी या बारिश के मौसम में दर्द होता है। ओके, स्प्रे लगाना पड़ता है। ओके, एक दिन में आपको सागर जी को लेना पड़ता है गोली, राइट। राइट। तो आप पेन किलर अवॉइड करते हैं लेकिन ओकेशनली लेना पड़ता है, क्योंकि ये दर्द ही ऐसा होता है कि अबे अगर हमारे कामकाज करना हो, कहीं पे जाना आना हो और उसकी वजह से हम कामकाज नहीं कर पाते, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते, तो हमें गोली लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो लोग रेगुलरली दवाई लेते हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ बात बताना चाहूंगा कि आप उसका साइंटिफिक उसका अप्रोच जानना चाहेंगे। पेन किलर से क्या दुष्प्रभाव होता है, हमें ये सब पता है, किडनी खराब होती है, लिवर खराब होता है, एसिडिटी होती है, वजन बढ़ता है, ये सब तो है ही। लेकिन पेन किलर की वजह से रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट की जरूरत हो सकती है जिनको भी घुटने का दर्द है। आप ध्यान से
से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। जो लोग रेगुलरली पेन किलर गोली खा करके अपना रूटीन लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, उनको रेगुलरली पेन किलर खाने की जरूरत पड़ रही है घुटने दर्द के लिए, आप समझ लीजिए कि नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। ये मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। कैसे ये एप्लीकेबल है ये भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। आप जानना चाहते हैं क्या साइंस है कि पेन किलर की वजह से क्यों नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ जाए? राइट। सो आप लोग जानना चाहते हैं ये साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, क्यों हमें नी रिप्लेसमेंट तक की जरूरत पड़ जाती है, इतना दर्द क्यों बढ़ जाता है? मैं उसको आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। अभी जैसे आपने बताया कि साइकिल से आप गिर गए थे और आपको नी पेन हो गया, किसी को बाइक से गिरने से कई बार हम गिर जाते हैं, चोट लगती है और हमें पेन होता है, राइट? आपने कभी महसूस किया है कि हम तो कितनी बार ऐसे चोट खाते हैं, गिरते हैं, लेकिन उसके बाद में हमारा दर्द चला भी जाता है, एक दो दिन के बाद में दर्द कम हो जाता है। ये ऐसा सभी लोगों ने ये अनुभव लिया होगा, correct? कैसे होता है ये? जैसे हमें घुटने में चोट लगती है, हमें घुटने का एग्जांपल इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी घुटने के बारे में जान रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में किस तरीके से ठीक होने की प्रक्रिया अपने आप चलती है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको मैं बताना चाहता हूँ। कि जैसे हम लोग चल रहे हैं और चलते चलते गिर गए, घुटने में चोट आई, तो जैसे ही हमारे घुटने में चोट आती है, ये सिग्नल तुरंत हमारे ब्रेन तक जाता है, घुटने को चोट लगी है, जल्दी से रेस्क्यू टीम को भेजो। तो ब्रेन तुरंत से इमरजेंसी सर्विस को अलर्ट कर देता है, रेस्क्यू टीम को भेज देता है कि जल्दी जाओ, आपकी जरूरत है घुटने में। हमारी रेस्क्यू टीम वहां पे चली जाती है। अभी ब्रेन इसका एनालिसिस करता है कि चलो सिग्नल तो मिला हमें कि दर्द चोट लगी है, लेकिन एनालिसिस भी तो करना चाहिए कितना नुकसान हुआ है, क्या डैमेज हुआ है। तो ब्रेन जो है वो आंखों को पूछता है कि कितना चोट लगा है जरा देखो तो फिर हम देखते हैं कहाँ पे दर्द हुआ है, चोट लगी है। हम लोग आंखों से घुटने को देखते हैं, आंखें ब्रेन को रिपोर्टिंग करती है। खून वगैरह निकला नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है खून, लेकिन सूजन दिखाई दे रही है, क्योंकि आंखों को तो केवल देखना उसका काम है, वो बाकी रियलाइज नहीं कर सकता है। तो वो देखता है क्या खून निकला है कि नहीं, चोट लगी है कि नहीं, क्या सूजन है कि नहीं, वो केवल आंख जो देख करके ब्रेन को रिपोर्टिंग करती है। उसके बाद में ब्रेन हाथ को बोलता है कि जरा टटोल के देखो कितना चोट लगा है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग घुटने को थोड़ा प्रेस करते हैं, थोड़ा मूवमेंट करते हैं, हाँ यहाँ पे दुखता है, यहाँ पे दुखता है। तो ये हाथ हमारा टटोलते हुए ये कोशिश करने की कोशिश करता है कि कहाँ पे कितना दर्द हो रहा है, कितना चोट लगा है। तो फिर हाथ ब्रेन को सिग्नल देता है दर्द बहुत ज्यादा है, सूजन है, लेकिन खून नहीं निकला है, हड्डी भी टूटी है, ऐसा लगता नहीं है। ब्रेन बोलता है ठीक है। अभी वो पैर को सिग्नल देता है जरा पैर हिला के देखो। तो फिर हम बाद में पैर की मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, पहले थोड़ा दर्द होता है, फिर भी हम दो तीन बार हिलाते हैं, हाँ थोड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो हमारे भी जान में जान आती है, अरे चलो पैर का मूवमेंट हो रहा है, यानी कोई मेजर इंजुरी नहीं है। ब्रेन को पता चलता है कि ओके पैर की मूवमेंट हो सकती है। ब्रेन वापस से पैर को बोलता है कि अभी जरा पकड़ के खड़े रहने की कोशिश करो। फिर हम लोग सपोर्ट लेकर के खड़ा होने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है, दर्द होता है। फिर भी हम ट्राई करते हैं, बाद में एक दो बार चलने कोशिश करने के बाद भी हम खड़े हो सकते हैं। तकलीफ होती है लेकिन हम खड़े हो पाए, ब्रेन को रिपोर्ट मिल जाता है कि ओके खड़े हो गया है, ये अभी मतलब दर्द बेरेबल है। फिर ब्रेन वापस से पैर को बोलता है अभी जरा पकड़ पकड़ के चलने की कोशिश करो। तो हम लोग फिर सपोर्ट लेकर के पहले दो चार कदम चलते हैं, लगड़ के चलते हैं, दर्द होता है, एकदम से चीख निकल जाती है। बाद में वापस से हम लोग कोशिश करते हैं, चार पांच बार कोशिश करने के बाद में धीरे 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 हम एक दो कदम चल सकते हैं, फिर एक दो चक्कर मारते हैं। तो ब्रेन को पता चलता है ओके चला जा सकता है, खड़ा रह सकता है, मतलब उस बहुत ज्यादा मेजर इंजरी नहीं है। ब्रेन पैर को बोलता है कि जरा और दो चार चक्कर मारो। हम लोग चक्कर मारते हैं, पहले सपोर्ट लेकर के, बाद में बिना सपोर्ट के। दूसरे दिन सुबह हम लोग भूल भी जाते हैं कि हमें ऐसी चोट लगी थी। ये एक्सपीरियंस आपने लिया है कोई भी दर्द के लिए, कहीं पे भी चोट लगी हो, फिर आपको घुटने में लगी हो या कमर में लगी हो, कहीं पे आप गिर गए हो या कहीं पे टकरा गए हो, पैरों में कोहनी में चोट लगी हो, हाथ में चोट लगी हो, कंधे पे, कहीं पे भी चोट लगी हो, तो ये मैंने जो बताया वो एक्सपीरियंस आपने लिया है कभी? कई सारी बार लिया होगा, लेकिन
आप शायद रिकॉल ना कर पाए। मैं जो बता रहा हूँ वो बात तो आप समझ सकते हैं क्या, किस तरीके से हमारे शरीर में ये ठीक होने की प्रक्रिया होती है। अभी ये जो रेस्क्यू टीम शरीर ने भेजी थी दिमाग ने, वो कौन सी थी? उसको इंडोर्फिन कहते हैं। इंडोर्फिन हमारा नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है, जिसकी वजह से हमें दर्द नहीं होता है। तो ये नेचुरल पेन किलर जो हमारे शरीर में मौजूद है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम में दर्द का एहसास होता है, हम क्या करते हैं? कॉम्बीफ्लेम खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं। अभी पेन किलर खाने से क्या होता है? जैसे ही आपने पेन किलर खाया, एक 15-20 मिनट से लेकर के आधे घंटे का वक्त लगता है, आपको दर्द के सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। ब्रेन को पता नहीं चलता है आपको दर्द हो रहा है। आपके घुटने में दर्द हुआ है, मार लगा है, लेकिन आपने पेन किलर खाया, अभी आपको एहसास नहीं हो रहा है कि आपको दर्द हो रहा है। तो नतीजा क्या होता है? आप भूल जाते हैं कि आपको घुटने में दर्द है। आप सीढ़ी चढ़ उतर करते हैं, आप गरबा खेलते हैं, आप डांस करते हैं, आप जंप लगाते हैं, आप मांडी डाल के बैठते हैं, आप सीढ़ी चढ़ उतर करते हैं। यानी घुटने को नुकसान होने वाली जो जो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो सारी चीजें आप करते हैं, क्योंकि आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। दर्द होना अच्छी बात है, क्योंकि दर्द होगा तो ही हम कुछ कोशिश करेंगे उसका इलाज करने की। अगर दर्द ही नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कोई तकलीफ है? अगर समझो किसी हार्ट पेशेंट को अगर चेस्ट पेन ना होगा तो चेस्ट पेन वो क्या दिखा रहा है कि हार्ट में कुछ गड़बड़ है, तो वो इंसान वहीं पे रुक जाएगा, वो एग्जर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर चेस्ट पेन नहीं हुआ तो वो तो भाग देगा, दौड़ेगा, और अचानक से सीवियर हार्ट अटैक आकर के वो चला जाएगा। तो दर्द होना अच्छी बात है, लेकिन हम दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग गोली खा लेते हैं और दर्द को दबा देते हैं। और ये रेगुलर बेसिस पे होने की वजह से क्या होता है? आपका घुटने में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, घुटने के अंदर ऑयलिंग कम हो गया है, और आपका घुटना की हड्डी एक दूसरे के ऊपर घिसते जाती है, और फिर वो आपका घुटने का शेप बदल जाता है। फिर आप लंगड़ लंगड़ के चलते हैं, एक पैर के ऊपर आप ज्यादा वजन डाल करके चलने लगते हैं, और फिर बाद में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता चला, साइंस पता चला कि पेन किलर ज्यादा लेने से किस तरीके से नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। बल्ब ऑन हुआ आपका, बत्ती जली। मैं जो बता रहा हूँ आप ये बात को समझ पा रहे हैं? अगर आप एग्री है तो ए लिखिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझ सकते हैं तो, या सहमत है तो यस लिखिए या ए लिखिए। तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत इसके लिए पड़ती है। और आपने देखा होगा, पहले एक घुटने में दर्द होता है, तो जो पैर में हमें दर्द होता है, तो क्या होता है, हम धीरे धीरे दूसरे पैर के ऊपर थोड़ा वजन ज्यादा देते हैं अननोइंगली, हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन अपने आप हमारा वजन दूसरी ओर ज्यादा चला जाता है। हम एक्टिविटी में वो पैर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि दर्द होता है उसको हम संभालने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे दूसरा दर्द भी शुरू हो जाता है, यानी दूसरे पैर में भी, दूसरे घुटने में भी दर्द शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है? हम लंगड़ लंगड़ के चलते हैं। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वो एक साइड पर ज्यादा झुक करके चलते हैं। तो एक साइड पर ज्यादा झुकने की वजह से फिर बाद में कमर का दर्द शुरू होने लगता है, क्योंकि कमर की हड्डी टेढ़ी होने लगती है एक साइड पे झुकने की वजह से। तो लंबर स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से या कमर दर्द हो जाता है या साइटिका का दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद में हमें बैठ के खड़ा रहते वक्त में हाथ का सपोर्ट लेकर के खड़ा रहने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि हम सीधा उठ नहीं सकते, घुटने पे वजन नहीं डाल सकते। तो हम हाथ का सपोर्ट देकर के खड़े होते हैं, तो बाद में हमारे कंधे में और कलाई में भी दर्द शुरू हो जाता है। जिन लोगों को भी पुराना दर्द है, 5-6 साल 10 साल हो गए जो दर्द है, उन लोगों को आप देखोगे तो उनके बाकी के दर्द बढ़ते जाते हैं। यानी घुटने का दर्द तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन दूसरे ये सारे दर्द शुरू होते हैं। आप में से किसी को है ऐसा तकलीफ कि पहले शुरू किसी एक पैर से हुआ था और बाद में फिर वो बढ़ते गया, और फिर दूसरे पैर में हुआ, फिर कमर में साइटिका, या तो हाथ का दर्द, कंधे का दर्द? ये जो मैं बता रहा हूँ, ये हमारे पास में जो पेशेंट आते हैं उनका मेरा तजुर्बा है, जो वो ही मैं आपके साथ में ये शेयर करता हूँ। तो पेन किलर ये केवल उसका सॉल्यूशन नहीं है, केवल कैल्शियम टेबलेट उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो न्यूट्रिशनल चेंजेस करना होता है, कुछ ऐसी चीजें हमें खानी होती है जिससे कि हमें लुब्रिकेशन बढ़े, हमारे शरीर में वात का प्रभाव कम हो, दर्द का प्रभाव कम हो, सूजन कम हो, हड्डियों में लुब्रिकेशन मिले, हड्डियों की ताकत बढ़े, मसल्स की ताकत बढ़े। तो ये सारे कुछ न्यूट्रिशनल चेंजेस करने होते हैं।
तो इस तरीके से हमारे घुटने को तकलीफ बढ़ते जाती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वजह से। कई बार मसल्स हमारे कमजोर होते हैं तो उसकी वजह से भी हमें यह तकलीफ होती है, स्नायु की कमजोरी की वजह से भी ये तकलीफ होती है। अभी अगर हमें घुटने के दर्द को ठीक करना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें कई सारी अलग अलग होलिस्टिक हीलिंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें योगा होता है, एक्सरसाइज होती है, कुछ विशिष्ट पद्धति से मसल्स की मूवमेंट करनी होती है, जॉइंट्स की मूवमेंट करनी होती है, जिससे दर्द भी कम हो जाए और हड्डियों की और मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े। पोस्चर करेक्शन करना जरूरी होता है, यानी हमारा खड़ा रहने का, बैठने उठने का सही तरीका होना जरूरी है। कुछ खाने पीने के चेंजेस करना जरूरी होता है। तो वो कई बार हमें पता नहीं है कि कुछ चीजें खाने की वजह से हमारी तकलीफ बढ़ रही है, तो वो चीजें अवॉइड करनी होती है। कुछ चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी होती है जिससे हमारे जॉइंट्स की या मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े। उसके अलावा कुछ ऐसी थेरेपी होती है, कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर के और मरमा के पॉइंट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे दर्द को कम कर सकते हैं और हमारे जॉइंट्स को स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा कुछ होलिस्टिक हर्बल रेमेडीज होती हैं, कुछ होम्योपैथी या आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे जॉइंट्स को सेफ रख सकते हैं। क्योंकि पेन किलर इसका सॉल्यूशन नहीं है। इमरजेंसी में लेना पड़े, काम अटक गया हो तभी लेना पड़े, ये और बात है, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। यस। तो आप फिजियोथेरेपी और योगा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जैसा हम कहते हैं ना कि दुश्मन को चारों ओर से घेरना चाहिए, तो उसी तरीके से बीमारी को भी अगर आपको ठीक करना है तो आपको उसके ओवरऑल अप्रोच को बदलना पड़ेगा। यानी केवल योगा एक्सरसाइज नहीं, मैंने जो अभी बताया, मैं फिर से आपको बताऊंगा वो सारी चीजें, वो सारी चीजों के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तभी जाकर के आपका ऑपरेशन टल सकता है या आपका दर्द कम हो सकता है। रिलीफ मिलना, मेंटेनेंस होना कोई भी एक थेरेपी से हो सकता है, लेकिन कोई भी एक थेरेपी या एक ही मेथड कई बार पूरा क्योर नहीं करती। सभी लोगों को उसका फायदा नहीं होता है, कुछ लोगों को अलग अलग चीजों का फायदा होता है, कई बार कॉम्बिनेशंस का फायदा होता है। तो ये सारी चीजें हमें अगर इकट्ठा अगर करते हैं, उसको होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। होलिस्टिक अप्रोच यानी मल्टीपल थेरेपीज, मल्टीपल वेज से आपको बीमारी को कंट्रोल करना है। तो वो उसके बारे में जो वर्कशॉप वगैरह है उसकी मैं जानकारी देता हूँ। लेकिन उसके पहले आपको घुटने के दर्द के लिए पॉइंट बता देता हूँ। जिन लोगों ने ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है उनको तो पता होगा, लेकिन जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो लोग एटलीस्ट ये पॉइंट की शुरुआत करें, ताकि उनका दर्द कम होने की शुरुआत हो जाए, उनको पेन किलर लेना ना पड़े बार बार। तो जो लोग पेन किलर ओकेशनली भी लेते हैं वो लोग भी अगर ये पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों को पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी ये जो उंगलियां हैं, तो उंगली का ये जो मिडल जॉइंट है, ये अपर जॉइंट, ये मिडल और एक लोअर जॉइंट, यानी बीच वाला जो जॉइंट है, उसके दोनों साइड में घुटने का पॉइंट आया हुआ है। वो जॉइंट के दोनों तरफ मैंने जो ग्रीन कलर से दिखा है आप देख सकते हैं। आप अपने पास पेंसिल या पेन लेने की कोशिश कीजिए, एक मिनट में देता हूं आपको, आप पेन या पेंसिल ले लीजिए अपने पास, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकली काम में आने वाला पॉइंट है। या वेट रिडक्शन के लिए भी लेना है। वेट रिडक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग। वेट रिडक्शन के लिए बहुत सारे आयाम हमें देखने पड़ते हैं, लेकिन यस, ये जरूरत है आज के वक्त की। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप कोई भी तकलीफ हो तो आपको ओवरऑल अप्रोच रखना जरूरी है, कोई भी बीमारी हो। फिर वो ओबेसिटी हो, आर्थराइटिस हो, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, जॉइंट पेन, कुछ भी तकलीफ हो, आपको ओवरऑल, कोई बोलता है कि मैं केवल एक्सरसाइज करूं और मेरा डाइटिंग करूं और मेरा वजन कम हो जाए, या केवल खाने पीने के चेंजेस से मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो 100% नहीं होगा, होगा 75 to 90% भी हो सकता है। लेकिन एक बचे हुए 10, 20, 25% के लिए आपको दूसरा सपोर्ट लेना पड़ता है। राइट। तो आप उसके लिए खुद को, आप एक बात ध्यान में रखिए, इतने इसमें से जो लोगों को भी अलग अलग तकलीफ है, खास करके अभी हम घुटने के दर्द की बात कर रहे हैं कि जिनको 6 महीने से है या 5 साल से है, आप बताइए
कि अगर हम सबसे पहले आपको दर्द हुआ तो आपने सबसे पहले क्या किया? पेन किलर खाया। फिर आप फैमिली डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कुछ ऐसी दवाई दी, 5-10 दिन, 15 दिन, महीना भर। फायदा नहीं हुआ, एक्सरे वगैरह निकला। फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी यही सारा इलाज किया, महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए आपको गोलियां दी। यानी डे 1 से अगर हम एक्यूप्रेशर अपना एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, तो फिर हमें बीमारी इतने रिप्लेसमेंट तक क्यों चली गई? आप मेरी बात, मेरे सवाल को समझ पा रहे हैं? हम पहले दिन से एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, पेन किलर, कैल्शियम, विटामिन, ये सारी दवाइयां ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर हमें पेन ऑपरेशन करने की नौबत क्यों आई? नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि हमने पहले दिन से ये दवाइयां लेनी शुरू की। अगर वो दवाइयों से फायदा होता था तो हमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? ये बात बाईपास के लिए भी लागू होती है। हार्ट पेशेंट के लिए हार्ट के डॉक्टर दवाई देते हैं, तो फिर बाईपास की या एंजियोप्लास्टी की जरूरत क्यों पड़े? डायबिटीज की दवा स्टार्टिंग से चालू है, तो फिर बाद में डायबिटीज कंट्रोल में क्यों नहीं रहता? इंसुलिन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? उसका मतलब वो जो दवाइयां हैं वो केवल आपका बीमारी को कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है, ठीक नहीं करती है। अगर आपको बीमारी को ठीक करना है तो आपको होलिस्टिक अप्रोच रखना जरूरी है। ये बात समझ में आई? आप लोगों को एग्री है आप मेरी बात से? बीमारी का नाम कोई भी हो। राइट? यस, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाऊं। आप अगर दवाइयों के ऊपर डिपेंड, जो लोग ऐसा समझते हैं कि मैं केवल दवाई लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि अगर दवाई लेने से ठीक हो गए होते तो इतने लोगों को 5-10 साल, 15 साल से दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो 3-4 महीने में ठीक हो गए होते अगर दवाई से ठीक होता था तो। इतनी बड़ी बड़ी अस्पतालें खुली हैं, इतने महंगे महंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करते जा रहे हैं, डॉक्टर्स सुपर स्पेशलिटी हो रहे हैं, तो भी बीमारियां कम होने की बजाय बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि डॉक्टर हमारा इलाज करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, दवाइयों से हम ठीक हो जाएंगे। गलत बात है। आपको अपना इलाज खुद सीखना होगा। आप अपना इलाज अगर कुछ समझ के अगर करते हैं तो आपको दवाइयों की जरूरत कम पड़ेगी। एग्री है मेरी बात से आप? और इसी के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमारी खुद की सेहत के लिए। हमें जो भी तकलीफ है उसके लिए भी, अगर तकलीफ नहीं है तो भी उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी होती है जो सीख करके हम हमारी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्योंकि मेडिसिन तभी ले सकते हैं बीमारी आती है तब। अगर डायबिटीज हुआ गोली खा ली, हार्ट प्रॉब्लम हुआ गोली लेनी पड़ी, आर्थराइटिस हो गया लेनी पड़ी। लेकिन आपको हार्ट प्रॉब्लम ना हो उसके लिए कोई गोली नहीं है, डायबिटीज ना हो उसके लिए कोई गोली नहीं है, एसिडिटी ना हो उसके लिए कोई गोली नहीं है, होने के बाद सब कुछ है। लेकिन अल्टरनेटिव थेरेपी बीमारी आने से रोकती है। एक्यूप्रेशर आप प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं। खाने पीने के चेंजेस करेंगे बीमारियां नहीं आएगी, एक्सरसाइज करेंगे बीमारियां नहीं आएगी, एक्यूप्रेशर करेंगे बीमारियां नहीं आएगी। तो आपको वो चीजें सीखनी है जिससे हम बीमारी को टाल सके। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट? तो ये भी पॉइंट जो मैंने बताया है ये घुटने का दर्द का, तो जिनको भी घुटने का दर्द है, आपके पास में पेन या पेंसिल हो तो उसके हिस्से से आप वहां पे प्रेस करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दबाव दीजिए, जिनको तकलीफ है उनको वो पॉइंट दर्द करेगा। अगर आपको दोनों घुटने में दर्द है तो आपको दोनों साइड में दर्द करेगा। अगर एक साइड में दर्द है, आपको एक घुटने में दर्द होता है तो एक साइड में दर्द करेगा। तो ये पॉइंट देख लीजिए आप, ग्रीन कलर से जो मैंने बताया है, हमारी जो उंगली का मिडल जॉइंट है वहां पे ये पॉइंट है, और ये सारी उंगलियों पे है। तो आप ये पॉइंट के ऊपर प्रेस कीजिए, आपको दर्द का एहसास होता है। अगर आपको तकलीफ है तो होगा, आपको तकलीफ नहीं है तो नहीं पॉइंट होगा। यानी ये हमें डायग्नोसिस करने में भी काम में आता है। हमने कोई एक्सरे नहीं निकाला, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं कि दर्द होता है यानी तकलीफ है या नहीं है। तो आप चाहे तो क्या करो, आप पेन से पहले रोल करो, थोड़ा इस तरीके से मसाज करो, यानी अगर दर्द होगा तो आपको एक पता चलेगा कहीं पे कि दर्द होता है कि नहीं। आप ऐसा इस तरीके से भी आप मसाज कर सकते हैं, या इस तरीके से भी मसाज कर सकते हैं। फिर कहीं पे दर्द होता है तो वहां पे थोड़ा टटोल के देखो कि पेनफुल है कि नहीं, प्रेस कीजिए। आपको पेनफुल एरिया मिला? जिनको भी घुटने का दर्द है वो चेक करके बताइए कि आपको वो दर्द होता है क्या उंगली में जहाँ पे मैंने पॉइंट बताया।
रानी जी, गॉड तो नहीं है, लेकिन मैं मेरा जो तजुर्बा है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि हमारे पास में जो पेशेंट आते हैं और जो भी पेशेंट कहते हैं कि हम लोग इतने साल से परेशान हैं। तो क्यों परेशान हैं? क्योंकि डॉक्टर के पास में अगर इलाज होता था तो इतने साल नहीं लगते थे आपको बीमारी को ठीक होने को। एक बात। दूसरी बात, उनके पास इलाज नहीं है लेकिन वो कभी भी आपको कहते नहीं है कि आप अल्टरनेटिव थेरेपी ट्राई करो। वो अपना ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के पास भेजते रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आप होम्योपैथी ट्राई करो, आप आयुर्वेदिक ट्राई करो, आप एक्यूप्रेशर ट्राई करो, आप दूसरी थेरेपी ट्राई करो। ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनसे उनका ईगो हर्ट होता है। लेकिन अपने ईगो के लिए आप पेशेंट की जान के साथ में खेल रहे हैं। आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है? आपके पास में नहीं है तो दूसरों के पास है तो उनके पास भेजो। वो सही वक्त पे अगर उसको इलाज मिल गया तो उसको रिप्लेसमेंट तक की नौबत नहीं आएगी, बाईपास की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि पेशेंट पहले एक भरोसे के साथ में डॉक्टर के पास में जाता है, भगवान समझ कर जाता है। तो डॉक्टर का भी जिम्मेदारी है कि अपना सही गाइडेंस दे उनको, क्योंकि वो एक भरोसे के साथ आया है उनकी तकलीफ को कम करने के लिए। तो ठीक है, आप अपने चार्जेस कुछ भी लो, आप अपने हिसाब से जो भी आपका अर्निंग करना है वो करो, लेकिन कम से कम पेशेंट को जेन्युइन एडवाइस देना ये डॉक्टर की सबसे पहली जिम्मेदारी है। फिर पेशेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है वो पेशेंट का डिसीजन होगा, लेकिन जानकारी देने का काम डॉक्टर का होता है। ये हमारा सबसे पहला फर्ज होता है। क्योंकि मुझे ये चीज बहुत बुरी इसके लिए लगती है कि हमारे पास में जो पेशेंट आते हैं ना, वो ऐसे स्टेज पे आते हैं, थर्ड और फोर्थ स्टेज पे, जब भी बीमारी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। लेकिन ऐसे पेशेंट को भी ठीक होता है, लेकिन उनके पास तभी धीरज खत्म हो गई होती है। क्योंकि ये इलाज को ठीक करने के लिए, मतलब बीमारी को ठीक करने के लिए 3 से 6 महीने का पीरियड लग जाता है। लेकिन उतना वक्त उनके पास में नहीं होता है, क्योंकि वो इतना परेशान हो गए। सारे डॉक्टर ने बताया कि ठीक होगा ठीक होगा, सभी लोगों ने भरोसा दिया, इतना खर्चा किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो हम जब बताते हैं तो उनको भरोसा नहीं होता है कि ये डॉक्टर भी वैसा ही बात कर रहे हैं जैसा पहले के डॉक्टरों ने कहा। तो वो 8-15 दिन ट्रायल करते हैं, फिर थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो छोड़ देते हैं इलाज। और जब भी फायदा होने वाला होता है तभी वो लोग इलाज छोड़ देते हैं। तो ये इलाज जड़ से जो भी ठीक होने वाला इलाज है वो धीरे धीरे काम करता है, लेकिन वो काम लंबे अरसे तक के लिए करता है, लॉन्ग टर्म के लिए करता है। तो जिन लोगों को भी तकलीफ है, वो अगर एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का इलाज करेंगे, उनका तकलीफ कम हो जाएगा। लेकिन उनको धीरज रखनी होगी, कम से कम 2-3 महीने तक आपको इलाज कराते रहो। डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर आप होम्योपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन आप दे दो, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट हमारे पास तभी आते हैं जब भी वो पूरा शरीर उनका निचोड़ गया होता है, प्रतिकार शक्ति कम हो गई है। क्योंकि डॉक्टरों ने इतने सारे स्टेरॉइड्स, इतने पेन किलर और इतने एंटीबायोटिक्स दिए होते हैं कि शरीर की नेचुरली हीलिंग क्षमता खत्म हो जाती है। हमारे शरीर में खुद को खुद, मैंने जैसे बताया, इंडोर्फिन हमारे शरीर का पेन किलर है। तो खुद ब खुद हमारे शरीर में ठीक होने की प्रक्रिया है, हम उसको मौका नहीं देते। तो यही प्रयास है कि आप ऐसी पद्धतियां सीखें जिससे मदद से आप अपना खुद का इलाज कर सकें। तो ये पॉइंट आपको पता चला, घुटने का दर्द, कितने लोगों को ये पॉइंट पेनफुल है? आप चैट बॉक्स में लिखिए ताकि पता चले। आपने चेक किया कि नहीं, आपको पॉइंट पेनफुल मिला कि नहीं? अगर दर्द है तो आपको पॉइंट मिलना चाहिए। हो सकता है अभी ये शुरुआत है तो आपको समझ में ना आए, तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप बाद में भी ये कोशिश कीजिए, थोड़ा गौर से कीजिएगा, क्योंकि पॉइंट छोटा है तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये पॉइंट को आप रेगुलरली प्रेस कर सकते हैं, पेन से मसाज कर सकते हैं या पेन से दबाव दे सकते हैं। उंगली से दबाव देंगे तो उतना प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि उंगलियां सॉफ्ट होती है, पॉइंट छोटा होता है तो उतना दबाव नहीं आएगा। तो आपको पेन या पेंसिल से अगर देते हैं तो अच्छा रहेगा। हम लोग नॉर्मली ऐसा जिम्मी का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट दबाने के लिए, लेकिन आपके पास जिम्मी नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनके पास है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नहीं है तो आपके पास में पेन पेंसिल होता है, उससे आप कर सकते हैं। और उसके लिए और एक आसान तरीका होता है। जैसे ये मैंने एक पेपर टेप ली है जिसके ऊपर मैंने देखो मूंग का दाना लगा हुआ है, तो वैसे आप मूंग का दाना या मेथी का दाना, जो भी आप ठीक लगे आपको अवेलेबल, ये सारी चीजें घर में होती है, तो ये हम टेप मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। मूंग या मेथी का दाना लगा है। अभी जहां पे मैंने पॉइंट मार्क किया, मुझे यहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो ये पॉइंट पे मैंने मूंग का दाना रख दिया, और या मेथी का दाना। मेथी वातनाशक होती है तो दोनों काम में आती है, तो मेथी या मूंग आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये मैंने पट्टी लगा दी, यहाँ पे मूंग रखा हुआ है, देखिए ये उपसा हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा बाहर।
तो अभी ये मैं थोड़ी थोड़ी देर पे दबाते रहूंगा तो मेरे घुटने के पॉइंट को कंटिन्यू स्टिमुलेशन मिलते रहेगा। ये मैं पूरी रात भर रख सकता हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू भी रख सकता हूँ। तो कंटिन्यू प्रेशर मिलेगा, दर्द कम होगा, पेन किलर की जरूरत कम हो जाएगी। क्योंकि हम थोड़ी देर दबाएंगे, अच्छा लगेगा, वापस दर्द हुआ, वापस दबाएंगे, कितनी बार करेंगे। तो अगर इस तरीके से अगर हम ये पट्टी बांध देते हैं, मूंग का दाना या मेथी का दाना अगर लगा रखते हैं, पूरी रात भर लगा दो, सुबह में काम करते वक्त में निकाल दो, वापस से रात को लगा दो। जिनको ज्यादा तकलीफ है वो पूरा दिन भर रखे। ज्यादा तकलीफ है तो सारी उंगलियों के ऊपर जहां जहां पॉइंट पेनफुल मिलता है वो सभी उंगलियों के ऊपर रखे। दोनों हाथ का इस्तेमाल करें, दोनों पैर का इस्तेमाल करें। अब मल्टीपल पॉइंट्स दे सकते हैं, ज्यादा देर तक रख सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये कंटिन्यूस करने से आपका दर्द भी कम हो जाएगा, आपको पेन किलर की जरूरत भी कम हो जाएगी। अ, अभी कुछ दिन पहले गए महीने में एक मंजू जी है जिन्होंने ये ऐसे वेबिनार अटेंड किया था, मैंने पॉइंट बताया, उन्होंने वो देना शुरू किया। फिर उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में जब भी वापस दूसरा जब भी वेबिनार था तभी वो आया, बोले कि मेरा 2 दिन में मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का भी घुटने का दर्द कम हो गया। हम लोगों ने एलोपैथी दवाई ली थी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, लेकिन कम नहीं हो रहा था। रात को सोते वक्त में जरा भी पैर की हिलचाल होती थी हमें दर्द होता था, तो नींद उड़ जाती थी, तो सुकून से सो नहीं पाते थे। तो बोला हम लोग 2 दिन से बहुत अच्छी नींद कर पा रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने कुछ बेसिक वर्कशॉप किया और भी बाकी के पॉइंट सीखे, एडवांस वर्कशॉप किया। अभी 1-1.5 महीना हो गया करीबन, ये अगस्त महीने की बात है, तब से लेकर के अभी तक। लास्ट वीक में एक वेबिनार में वो आए थे तो बता रहे थे कि उन्होंने 1 महीने से पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, जो एवरीडे उनको पेन किलर खानी पड़ती थी। 1 महीने से उनको पेन किलर खाने की नौबत नहीं आई है। अभी आप सोचो जिन लोगों को भी 2 4 5 साल से कितनी दवाइयां खाई होगी, आगे कितनी दवाइयां लेंगे। अगर हमारा केवल दर्द भी कम हो गया, चलो हम पूरा ठीक नहीं समझते, दर्द भी कम हो गया, हमारी मूवमेंट भी हम ठीक से कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात है, बिना दर्द की गोली के। राइट। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमें कम से कम दवाइयां का इस्तेमाल करके बीमारी को ठीक करना है। क्योंकि जब भी दवाइयां नहीं थी तभी भी लोग तो बीमार होते थे, तभी वो लोग कैसे ठीक होते थे बिना दवाइयों के। आज भी आदिवासी लोगों को कौन सी दवाइयां मिलती है, कौन से हॉस्पिटल है वो आदिवासी समाज में, तो उनको तकलीफ होती है तो वो लोग कैसे इलाज करते हैं, इसी तरीके से जड़ी बूटियों से, ऐसे कोई पॉइंट वगैरह से इलाज करते हैं ना, और ठीक होते हैं। तो हमें भी ये सारी चीजें सीखनी जरूरी है ताकि हमें दवाइयों की जरूरत कम हो जाए। राइट। तो आप में से कितने लोगों को ये आपने, कई सारे लोगों ने बताया पेन हो रहा है, राइट। अब वो पॉइंट को आप जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप पॉइंट करते रहिए ताकि आपको उसका फायदा हो। आप में से जिन लोगों को भी ये तकलीफ है उनके लिए एक वर्कशॉप है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आपको वर्कशॉप की जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो यस लिखिए। तो जो लोग कई महीनों से सालों से परेशान हैं, उन लोग अपना खुद का इलाज खुद कर सके, तो वो वर्कशॉप में हम लोग क्या क्या देखेंगे। ये जो होलिस्टिक हीलिंग सॉल्यूशंस हैं वो हम देखने वाले हैं, जिसमें कुछ योगा और एक्सरसाइज होगी, यानी कौन सी प्रकार की एक्सरसाइज और योगा करने से आपके घुटने का जॉइंट फ्लेक्सिबल भी हो और स्ट्रांग भी हो। तो ये अ, आपको वर्कशॉप में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। पोस्चर करेक्शन, यानी सही तरीके से किस तरीके से हमें खड़ा रहना है और चलना है ताकि घुटने के ऊपर कम से कम दबाव आए और तकलीफ आगे बढ़े नहीं। खाने पीने में क्या क्या चेंजेस करना है, डूज और डोंट्स। अब आप में से कितने लोगों ने एक्सरे वगैरह निकाला है घुटने का, और डॉक्टर ने बोला कि आपकी हड्डी घिस गई है, कार्टिलेज खराब हो गया है, या दो हड्डी के बीच का तेल कम हो गया है, या हड्डी का कैल्शियम कम हो गया है। कई सारे लोगों को एक्सरे वगैरह के रिपोर्ट के बाद में डॉक्टर ये बताते हैं। राइट। अभी हड्डी का तेल कम हो गया या घुटना घिस गया है, तो उसका मतलब हमें 2400 घंटे एक जैसा दर्द रहना चाहिए कि नहीं। क्योंकि हड्डी तो खराब हो गई है, हड्डी घिस गई है या तेल कम हो गया है, तो फिर हमें 2400 घंटे एक जैसा दर्द होना चाहिए कि नहीं। लेकिन 2400 घंटा दर्द एक सर का होता है क्या? कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। ठंडी के मौसम में बढ़ जाता है, बारिश के मौसम में बढ़ जाता है, खट्टा खाने से बढ़ जाता है। यह अनुभव किया है आप लोगों ने किसी ने, कि दर्द फ्लक्चुएट होते रहता है, एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि जब भी वहां पे वात अटकता है तभी जाकर के हमें परेशानी होती है। हड्डी तो घिस गई है, तो घिस गई है तो 2400 घंटा दर्द होना चाहिए, नहीं होता है।
क्योंकि जब भी वात अटकता है तभी दर्द होता है, वात हट जाता है तो दर्द चला जाता है। राइट। तो हमें केवल कैल्शियम और विटामिन के बारे में नहीं सोचना है, हमें ये चीजों के बारे में भी जानना है कि क्या खाने से हमारा दर्द बढ़ता है और क्या खाने से हमारे दर्द में राहत मिल सकती है। तो वर्कशॉप में आपको ये सारी बातें बताई जाएगी कि खाने पीने में आपको क्या क्या चेंजेस करने होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें जानकारी नहीं है और हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जो हमारे घुटने को या हमारी बीमारी को बढ़ाते जा रही है अननोइंगली। और ये कोई डॉक्टर बताते नहीं कि आपको ये नहीं खाना है, ये खाना है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, कैल्शियम खाओ, विटामिन खाओ, बाकी कुछ चेंजेस करने क्या, नहीं कुछ नहीं, आप जो भी खाना पीना खाना चाहे वो खाओ। लेकिन खाने पीने के चेंजेस के अलावा कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये आप ध्यान में समझ लीजिए। तो वो सारी जानकारी आपको वर्कशॉप में मिलेगी। आपको एक्यूप्रेशर के अलग अलग पॉइंट्स की जानकारी मिलेगी। अभी तो हमने केवल एक ही पॉइंट्स देखा, लेकिन एक्यूप्रेशर के कई सारे तरीके हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी है, कोरियन एक्यूप्रेशर, चाइनीज एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, मर्म के कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो वो सारे आपको सॉल्यूशंस आपको वो वर्कशॉप में सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, ताकि आप उसका रेगुलर इस्तेमाल करके अपने घुटने को मजबूत भी कर सको, दर्द भी कम हो जाए, सूजन भी कम हो जाए और आपकी जो लाइफ के लिमिटेशंस है वो भी निकल जाए। तो वो वर्कशॉप में आपको एक्यूप्रेशर के और भी कई सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे और मरमा के पॉइंट्स बताए जाएंगे। उसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और होम रेमेडीज बताई जाएगी, क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती है या कुछ ऐसे जड़ी बूटियां होती है जिसका इस्तेमाल करने से हमारे जोड़ों में लुब्रिकेशन मिलता है, ऑयलिंग होता है, मसल्स की ताकत बढ़ती है, हड्डी की ताकत बढ़ती है। तो इस तरीके की कुछ खाने पीने की चीजें जो हमारे घर में मौजूद है लेकिन हमें पता नहीं है, तो वो चीजें बताई जाएगी। कुछ बेसिक होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं कि जो आप घर में रख सकते हैं, जिसकी मदद से आपका दर्द भी कम हो जाए, आपको पेन किलर की जरूरत ना पड़े, यानी आप साइड इफेक्ट से भी बचे, बीमारी की तकलीफ से भी बचे, और सेफली आप वो दवाइयों का भी इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं है कि होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाइयां भी काम में आती हैं। तो उसकी कुछ बेसिक, पूरी ज्यादा दवाइयां तो पर्सन टू पर्सन उसकी बीमारी के अनुसार रिकमेंड की जाती है, लेकिन जनरल दवाइयां जिससे मसल्स की ताकत बढ़े, लुब्रिकेशन बढ़े, ये आपको रिकमेंड कर दी जाएगी, ताकि आप अपना खुद का इलाज खुद कर सको, यानी आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना हो। तो ये जो वर्कशॉप है ये शुरू होने वाला है अगले हफ्ते से, 26 तारीख से, आज 19 तारीख है, बराबर अगले गुरुवार से। ये 4 दिन का रहेगा, 26, 28, 29 और 1 अक्टूबर, यानी नवरात्र शुरू होने से पहले ये खत्म होगा। 4 दिन का ये वर्कशॉप होगा, 1 घंटे का सेशन रहेगा रात को 9 बजे के बाद में। तो इसमें ये सारी चीजें आपको सिखाई भी जाएगी, आपको बताई भी जाएगी, उसके बाद में उसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, और उसका आपको बाद में भी गाइडेंस मिलते रहेगा। यानी जो चीजें आपको तभी समझ में ना आई हो या बाद में आपको कुछ सवाल आते हैं, तो वो जानकारी भी आपको उसमें प्रदान की जाएगी, यानी आपको मार्गदर्शन मिलते रहेगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन खत्म हो गए, वर्कशॉप खत्म हो गया तो आप कहीं और, मैं कहीं और, नहीं। आप वो मेरे वेलनेस फैमिली का हिस्सा होंगे, यानी आपको फ्यूचर में भी कोई गाइडेंस की जरूरत होगी, आपको मिलते रहेगा। और ऐसे वेबिनार वगैरह बाकी सारी चीजें जो इन्फॉर्मेटिव होती है तो वो भी आपको मिलते रहेगी। लेकिन जो वर्कशॉप से संबंधित है वो भी आपको पूरी जानकारी, यानी अगर आपका कोई सेशन मिस हो गया या आप कोई चीज ज्यादा बार बार सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, कुछ एक्सरसाइज बताई वो आप देखना चाहते हैं, तो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा, तो आप अपना फिर से रेफरेंस लेकर के आप अपना फायदा ले सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सीखेगा कोई एक इंसान लेकिन फायदा पूरे घर को होगा। क्योंकि ये चीज जो सीखेंगे, अभी जैसे आपने ये पॉइंट सीखा, आपको पता चला, आपने पॉइंट दबाया, आपको दर्द में राहत मिला, तो जैसे हम लोग कभी कोई फंक्शन में जाते हैं, किटी पार्टी में या अपने कोई गैदरिंग में मिलते हैं, कोई बोलता है कि अरे मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तुरंत हम लोग बोलेंगे हाँ ये पॉइंट दबा, मेरा दर्द इससे कम हो गया, तू भी कर, तेरा भी कम हो जाएगा। तो ऐसे हम बोलते हैं ना, ये गोली खा ली, ये गोली खाने से मेरा तो सर दर्द कम हो गया, तू भी खा, तेरा भी शायद कम हो जाएगा, तो हम गोली को रिकमेंड करते हैं। तो अभी हम गोली को नहीं रिकमेंड करेंगे, अभी हम ये पॉइंट्स को रिकमेंड करेंगे। तो ये एक हमारा नेचुरल, हमारा स्वभाव होता है कि हम कहीं पे भी मिलते हैं, कोई बात करता है कि अरे मुझे ये तकलीफ है, अरे ये किया क्या तूने, मैंने ये किया था, मुझे काफी फायदा हुआ, तू भी कर। यानी हम दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये एक सीखने का प्रोसेस रहेगा जो घर के सारे लोगों को काम में आएगा, दूसरे लोगों को भी आप फायदा पहुंचा सकते हैं आपकी जानकारी के द्वारा। अब आप बताइए, आपको इतने महीनों से, इतने सालों से तकलीफ है,
जिन लोगों को भी 2 महीने से हो या 2 साल से हो, आपने कितनी बार डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ा, दवाई लेनी पड़ी, उनके कंसल्टेशन चार्जेस, दवाइयों के चार्जेस, एक्सरे निकालते हैं एक्सरे के चार्जेस, ऑर्थोपेडिक या स्पेशलिस्ट को दिखाते तो उनके कंसल्टेशन चार्जेस। और ये रिकरेंट है, लाइफ लॉन्ग आपको देना है। आपको जब भी तकलीफ के लिए जाएंगे, डॉक्टर आपसे बेसिक तो जो भी आप 2 4 5 दिन की दवाई देंगे उसके चार्जेस तो लगने वाले ही है, 200 500 रुपए, है ना। तो ये हमेशा का है। यहाँ पे आपको एक ही बार सीखना है, लेकिन लाइफ टाइम काम में आने वाला है। इन्वेस्टमेंट वन टाइम का है और फायदा लाइफ टाइम का है। और इन्वेस्टमेंट भी कोई इतना बड़ा नहीं है कि आपको, जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट लाखों रुपए का खर्चा होता है, वो छोड़ दो। लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो वो सारे टेस्ट करवाते हैं और सारी दवाइयाँ और एक्सरे वगैरह निकलवाते हैं, उसमें भी 2 5 हजार रुपए का खर्चा हो जाता है हमारा। राइट। तो उससे ये काफी कम कीमत में है। तो मैं आपको उसके प्राइसिंग बता देता हूँ ताकि आपको पता चले। इसका जो एक्चुअल वर्कशॉप की कीमत होती है 2,000 रुपये, 1999। लेकिन ये 799 रुपए का हमें रेगुलर में मतलब ये ऑफर होते हैं। लेकिन जो लोग आज अगर रजिस्टर करते हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर मैं देना चाहूंगा। ये उनके लिए जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, क्योंकि आप अपना 1 1.5 घंटा कीमती वक्त निकाल के यहाँ बैठे, ये बता रहा है कि आपको जानकारी लेने में इंटरेस्ट है, आप अपनी सेहत के बारे में चिंतित है। तो अगर आप स्पेशल ऑफर जानना चाहते हैं तो एसओ लिखिए, तो मैं आपको स्पेशल ऑफर बताता हूँ जो आज के लिए हैं। जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनके लिए रेगुलर चार्जेस ये रहेंगे। तो जिनको स्पेशल ऑफर लेना है तो वो लोग एसओ डालिए, अपना नाम और नंबर डालिए। जिनको भी सीखने में इंटरेस्ट है तो वो लोग अपना नाम और नंबर डाल सकते हैं। तो मैं स्पेशल ऑफर आपको दिखाता हूँ। ये स्पेशल ऑफर है 666 आज के लिए। जो लोगों को सीखने की इच्छा है, अपना घुटने का सॉल्यूशन लाइफ टाइम के लिए पाना चाहते हैं, ऑपरेशन करने की जरूरत जिनको टालनी है, दवाइयों की साइड इफेक्ट्स टालनी है, तो उनके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 666 इसका पेमेंट है। ये एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। ये खर्चा अगर आप देखेंगे तो एक्सरे के चार्जेस में आपको एक सॉल्यूशन मिलने वाला है जो जिंदगी भर आपको काम में आने वाला है। तो आप में से जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है वो चैट बॉक्स में अपना नंबर डालिए। और जो लोग ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहे वो लोग ये 666 में ले सकते हैं। बाकी रेगुलर चार्जेस उसके 799 है। ओके नरेश जी, आपका नंबर मिल गया है, नरेंद्र जी। बाकी भी जिन लोगों को सीखने की इच्छा है वो अपना नाम और नंबर डाले और ये स्क्रीनशॉट ले ले पेमेंट के लिए। ये क्यूआर कोड भी है और मेरा जीपे नंबर भी डाला हुआ है, वो मेरा पर्सनल नंबर भी है। यानी आप अपने मैसेज भी कर सकते हैं आपकी तकलीफ के लिए, या आपको कोई जानकारी या इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी हो वर्कशॉप से संबंधित, तो भी आप जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। कितने लोगों को सीखने की इच्छा है आप चैट बॉक्स में लिखिए, अपना नाम और नंबर लिखिए ताकि पता चले। किसी को कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जो लोग सच में जागरूक है, और इससे तो कहीं ज्यादा खर्चा हम लोग अदरवाइज कर लेते हैं। होटल में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, खाने पीने में हम लोग कितना खर्चा कर देते हैं जिससे हमारी सेहत में कोई फायदा नहीं, उल्टे का नुकसान होता है। लेकिन हम सेहत के बारे में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं और बाद में फिर बड़ा खर्चा कर देते हैं। फिर बाद में ज्यादा दर्द होता है, अचानक से डॉक्टर बोलता है एडमिट होना पड़ेगा, सारे रिपोर्ट्स निकलवाने होंगे। ओके 666 पेमेंट आ गया है। आप जिन्होंने पेमेंट किया है आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर डालिए, जिन्होंने भी पेमेंट कर दिया है। और स्क्रीनशॉट मेरे वो नंबर पे भी भेज दीजिए, जो नंबर मैंने अभी स्क्रीन पे डाला हुआ है जीपे का, वही मेरा पर्सनल नंबर है। वो नंबर पे आप, हाँ, थर्ड या फोर्थ हो तो भी पर से, देखिए स्टेज थर्ड या फोर्थ हो लेकिन उसमें सुधार तो डेफिनेटली हो सकता है।
आपको वक्त ज्यादा लगेगा, जिनको ज्यादा तकलीफ है उनका ड्यूरेशन लंबा होगा, ट्रीटमेंट का वक्त ज्यादा लगेगा, 3 से 6 महीना उनको लगेगा, लेकिन डेफिनेटली फायदा होगा। ऑपरेशन टल सकता है अगर आप ठीक तरीके से उसको फॉलो करते हैं तो। एक बात समझ लीजिए कि कुछ चीजें आपको ही करनी होगी, कुछ चीजें आपको ही सीखनी होगी। अदरवाइज अगर डॉक्टर या इलाज से ठीक हो जाता था तो अब तक आप ठीक हो गए होते, इतने महीनों से परेशान नहीं होते थे, इतने सालों से परेशान नहीं होते थे, राइट? क्योंकि इलाज से अगर ठीक हो जाता है। ओके नरेंद्र जी, आपने पेमेंट कर दिया, ओके थैंक यू वेरी मच। तो मैं थोड़ी देर के बाद में अभी का जो अपना वर्कशॉप है लोअर बैक का, वो खत्म होने के बाद में मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो बाकी कोई लोगों को सीखने की इच्छा है तो वो चैट बॉक्स में अपना नाम नंबर लिखिए। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो अभी कर सकते हैं। देखिए ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, क्योंकि लाइव सेशंस बार बार लेना मुश्किल होता है, इतना वक्त देते नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको मेरा 28 सालों का तजुर्बा जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। वर्कशॉप में मेरा पूरा जो अनुभव है, इतने सालों का पेशेंट का ट्रीटमेंट देते हुए, ये सारी चीजें। अदरवाइज आप अगर मेरे से कंसल्ट करते हैं ना ऑनलाइन, तो वो एक बार का ऑनलाइन कंसल्टेशन चार्जेस 1000 है, जिसमें मैं ये सारे सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा। तो आपका एक वन टाइम का कंसल्टेशन 1000 रुपीज में मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे तो आपको उससे कम कीमत में रिकॉर्डिंग के साथ में फ्यूचर गाइडेंस के साथ में सपोर्ट के साथ में ये सारी चीजें मिलने वाली है। आप समझ सकते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है ये वर्कशॉप अरेंज करने की, मैं तो ऑनलाइन अगर मैं कंसल्टेशन करूँ तो मुझे उससे कई ज्यादा चार्जेस मिलने वाले हैं। और वो बार बार मिलेंगे, फॉलोअप चार्जेस भी होते हैं उसमें। जबकि यहाँ पे मैं वो चीजें सारी चीज खाने वाला हूँ जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ पेशेंट को ठीक करने के लिए, और ये जिसका फायदा आपको जिंदगी भर होने वाला है। तो ये कोई इतना महंगा सौदा नहीं है। आप जो भी सीखने वाले हैं उससे कई गुना ज्यादा आपका खर्चा बचने वाला है, यानी आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलने वाला है। नरेंद्र जी, आप वीडियो पे आ सकते हैं क्या? हाँ, आप अपना अनुभव कुछ बताना चाहेंगे जो भी आपने वर्कशॉप अटेंड किया है अभी तक? वो, गर्दन का दर्द से हो या कमर का दर्द, या बाकी भी आपने जो बेसिक कोर्स वगैरह किया है, तो आप अपना अनुभव कुछ शेयर करना चाहेंगे ताकि लोगों को जानकारी हो कुछ। हाँ जी, बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका एक्यूप्रेशर से। और मेरे ब्रदर इन लॉ को है बैक में। अभी आपने पीछे सेशन दिया था तो हाँ, उनको मैंने बताया, तो उस तरह से वो कर रहे हैं, उनको फायदा है। बहुत अच्छा। हाँ जी। और आप जो सीखे हैं उसका मतलब आपको फायदा हो रहा है? हाँ जी, हाँ, मुझे अपने आप अभी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। आप देख सकते हैं नरेंद्र जी कितने सीनियर सिटीजन हैं। ये उम्र में भी वो सीखने की चाहत रखते हैं, उन्होंने मेरे कई सारे वर्कशॉप अटेंड किए, कई सारी चीजें सीखे हैं। और ये कभी हो सकता है जब भी फायदा होता होगा तभी वो, ये उनका पहला वर्कशॉप नहीं है। नरेंद्र जी, कितने वर्कशॉप किए आपने? मैं आपसे 2 साल से जुड़ा हूँ। 2 साल से जुड़े हुए हैं, नई चीजें सीखते जा रहे हैं। ये जज्बा है ये उम्र में भी सीखने का, यानी आपका जो अंदर का जो स्टूडेंट होता है ना, जो आपकी लर्निंग प्रक्रिया जो होती है, वो जिंदगी भर आपको बरकरार रखनी है, आपको सीखते रहना है, तो आपको सुधार होता ही है, फायदा मिलता ही है। थैंक यू जी। वेरी मच नरेंद्र जी, आप ये उम्र में भी इतना आपका सीखने की चाहत और लगन है, और वो कंसिस्टेंटली आप करते जा रहे हैं, और उसका फायदा आपको दिख रहा है। जो आपने सीखा है उसकी वजह से दूसरे लोगों को भी फायदा हो रहा है, यानी हम सीखते हैं, उसका फायदा दूसरों को भी होता है, और हमें आशीर्वाद दूसरों के मिलते हैं। हम दूसरों जी। की जिंदगी में और तो कुछ बदलाव लाए ना लाए, लेकिन अगर थोड़ा सा दर्द भी कम कर सके तो भी बहुत बड़ी बात जी सर। है ना? थैंक यू। थैंक यू हाँ वेरी मच। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो आप 650 चार्जेस कर रहे हैं, ये सिर्फ बैक पेन के हैं या सभी पेन्स के लिए आप बताएंगे? ये नी पेन के लिए है, ये वर्कशॉप एक्सक्लूसिव नी पेन का है, ओके ओके घुटनों के ओके। दर्द के लिए, जी। राइट? अच्छा। दूसरे जो वर्कशॉप है वैसे ही अलग अलग वर्कशॉप है, कोई गर्दन दर्द के लिए, अभी जिनको गर्दन दर्द है तो उनको गर्दन दर्द वाला वर्कशॉप अटेंड कर ओके सकता है, ओके ओके कमर ओके दर्द वाला, ओके या ओके।
जिनको सारे पूछ रहे हैं। अभी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो घुटने के लिए, नी पेन अच्छा, के लिए। और जिनको सारे दर्द हो उनके लिए कोई स्पेशल हाँ, पैकेज बस है? उनके लिए है। उनके लिए जी। मेरा एक्यूप्रेशर का एक बेसिक वर्कशॉप है जिसमें आपके पूरे शरीर के पॉइंट सिखाए जाते हैं। ओके ओके ओके। right? तो उसका भी ठीक। एक फ्री सेशन अभी मोस्टली सैटरडे संडे में कभी भी होगा। तो आप उसका लिंक ग्रुप में ही डालेंगे, उसकी ग्रुप में? ग्रुप में डालूंगा, लेकिन आप अपना नाम अगर चैट बॉक्स में नाम और नंबर डाल देंगे तो मुझे ध्यान में रहेगा, तो मैं आपको जी, उसका अलग से। रश्मि शर्मा, मैं नंबर शेयर करती हूँ। जी जी, हाँ, तो मैं आपको रश्मि शर्मा नाम से जानकारी है। भी शेयर कर सकता हूँ। तो जी। जनरल हेल्थ के लिए भी होता है ये, कैसा घुटने से संबंधित है, तो जिनकी ओके। तकलीफ का सॉल्यूशन। लेकिन अगर ओके हम सर। अपने हाँ। हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी जी। बीमारी और अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, लंग्स को, लिवर को, किडनी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, या कई लंग्स और सारी जगह पे तकलीफ है, हम्म। तो हम हम्म। जनरल एक्यूप्रेशर का जो वर्कशॉप है वो सीख सकते हैं, जिससे हम पूरे शरीर के पॉइंट सीख सकते हैं। वो एक्यूप्रेशर से संबंधित है। तो उसमें जी। एक्यूप्रेशर ओके। पॉइंट्स होंगे, जैसा अभी ये मैंने पॉइंट बताया, उस हाँ जी। तरीके की उसका इस्तेमाल करके आप कैसे अपने बाकी के दर्द को कम कर सकते हैं। जैसे कि इसको गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, हम्म। मल्टीपल जॉइंट पेन है, कई बार एसिडिटी है, लंग्स का प्रॉब्लम है, लिवर का है, तो कितनी सारी हम्म। जगह में है। तो उसमें पूरे बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको सीखने मिलेंगे। ओके 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 ओके, तो थैंक यू सर, थैंक यू। रश्मि जी ना आपका नाम? हाँ जी, रश्मि शर्मा। ओके, आप कहाँ से हैं? हाँ जी, हापुड़ से, हापुड़। हाँ, पर ओके। जी। तो अच्छा, मुझे एक और मुझे चीज पूछनी थी, आपकी कोई फिजिकल मतलब ऐसे क्लिनिक टाइप का भी है कि हम विजिट कर सके तो ज्यादा इजी होगा हमारे लिए? मेरा यहाँ पे मुंबई बेस्ड है क्लिनिक, ओके। लेकिन अब कहीं पे किसी को अगर ग्रुप हो और वहां पे सिखाना हो तो वैसा कर आप सकते हैं। विजिट कर सकते हैं, यस, करेक्ट यस। करेक्ट, यस तो यस यस। वहां पे हम लोग ओके। कैंप अरेंज कर सकते हैं, 3 दिन का, 7 दिन का, इस तरीके से, जिसमें कई सारी चीजें सिखाई जा सकती है। एक्यूप्रेशर के अलावा दूसरे भी जो थेरेपीज है, जी। मर्मा थेरेपी होती है, मुद्रा थेरेपी होती है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, तो ऐसी चीजें भी सिखा सकते हैं। और जिनको थेरेपी में आगे बढ़ने की इच्छा है तो उनके लिए बेस्ट फ्लावर रेमेडी, बायोकेमिक सॉल्ट थेरेपी, ऐसी दूसरी पद्धतियां भी है कि तो सर जिनमें इसमें लोअर बैक भी कवर होता है? मतलब लोअर बैक में जैसे बहुत, एक्चुअली मेरी लोअर मदर बैक इन पे लॉ को दूसरा बहुत वर्कशॉप ज्यादा है। पेन है। एक्चुअली अभी 9 बजे का सेशन लोअर बैक का दूसरा सेशन है। तो जी। लोअर बैक का सेशन वैसे ही वर्कशॉप रहेगा, जी। होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें ये सारी चीजें सिखाई जाती है। वो ओके नवरात्र के बाद रहेगा। ओके 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 तो सर। मैंने जो जीपे नंबर इसमें डाला था ना, मैं फिर से स्क्रीन पे डालता हूँ, वो मेरा जी। पर्सनल नंबर है। तो वो जी। नंबर पे आप मैसेज करके अपना नाम और आपको जो इंटरेस्ट है, जैसे लोअर बैक जी। और जनरल हेल्थ, तो वो दोनों भी आप डाल दीजिएगा, ताकि मैं आपको उससे रिलेटेड मैसेजेस आपको फॉरवर्ड कर सकूँ। ओके, श्योर सर, श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो जिन लोगों को भी सीखना है वो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना खुद का इलाज करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। केवल दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। दवाइयाँ जहाँ जरूरी है वहां पे जरूर लीजिए, लेकिन सिर्फ दवाई लेने से आप ठीक नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा होता था तो अभी तक आप ठीक हो गए होते। राइट। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों का कीमती वक्त के लिए। और ग्रुप में बने रहिए ताकि दूसरे वेबिनार आते हैं वो आप अटेंड कर सके। जिन लोगों को जनरल हेल्थ के बारे में जानना है तो उसके लिए भी वर्कशॉप आएगा, उसके लिए भी वेबिनार रहेगा, तो उसमें वो जानकारी ले सकते हैं आप। तो मोस्टली सैटरडे को ही रहेगा। 7:30 बजे का टाइम करीबन रहेगा, जिसमें हम जनरल हेल्थ की बात करेंगे, और वापस से नी का सेशन रहेगा। जो लोगों को आज अटेंड नहीं कर पाए वो अटेंड कर पाए। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। तो जिन लोगों को सीखने की इच्छा है वो मुझे वो नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंटरेस्टेड लिख करके। तो बाद में वो कम्युनिकेशन बना रहेगा। अगर आप इस बार नहीं सीख सकते, कभी बाद में भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज्यादा परेशान होने की पहले आप सीख लीजिए, ताकि आपको और ज्यादा परेशान होना ना पड़े। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। गुड थैंक यू नाइट, सो टेक केयर, मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।